हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का मैथमेटिक्स पोर्शन। इसमें हमने प्रश्नावली 12 तक हल कर ली है। इससे पहले वाले वीडियो में 12वीं प्रश्नावली के जो अंतिम प्रश्न थे वो हल किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांख्यिकी। जो विद्यार्थी मैथ में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए। मैथ में बहुत आगे जाओगे, जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाओगे, मैथ को आसानी से समझ पाओगे। सांख्यिकी आपने 9th कक्षा में भी पढ़ा था। 9th में इतना नहीं था। 9th में सिर्फ और सिर्फ क्या था, आंकड़ों को सेट करना था, कैसे उनको जमाना था, कैसे उनसे टेबल बनाई जाती है, कैसे जो आंकड़े यथाप्राप्त आंकड़े होते हैं या अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको वर्गीकृत रूप में बदलना, वर्ग बनाना, ये सब था। इस प्रश्नावली में फिर करेंगे क्या, इसमें करेंगे माध्य, बहुलक, माध्यक। ये कक्षा 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर की दृष्टि से। इस टॉपिक में कुछ करना है नहीं और नंबर बहुत ज़्यादा है। 13 नंबर का टॉपिक है। इसमें से एक बड़ा प्रश्न तो आता ही आता है, यानी 6 तो पक्के हैं इसमें, और साथ में छोटे प्रश्न और बन जाते हैं। तो ये सबसे आसान और सबसे फायदेमंद टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सांख्यिकी नाम है, इसका मतलब थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन उनको भी आसान बनाने का तरीका है। आसान तरीके से करके आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को अगर करोगे तो आपके नंबर है वो पक्के हैं। इसमें कोई नंबर काट नहीं सकता। और जिन बच्चों को ऐसा खतरा रहता है कि हमें पास होने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, क्या पता पास होंगे या नहीं होंगे, तो वो इस टॉपिक के जितने वीडियो डाले जा रहे हैं उनको खास तौर से 5-6 बार देख लेना। प्रत्येक प्रश्न को डिट्टो प्रश्न उठ जाते हैं इसमें से, तो आप इस प्रश्नावली को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना ताकि पास मार्किंग में कोई खतरा नहीं होगा। पास तो आप एकदम आसानी से हो जाओगे। इस प्रश्नावली में अपने थोड़ी सी 9th की बात करते हैं। 9th में 2 चीजें आपने अगर सीखी होगी, आंकड़े, आंकड़े एक चीज होती है जो अपने टॉपिक का नाम भी है, सांख्यिकी। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कहां से मिलते हैं। अगर आप कोई टेस्ट देते हो कक्षा में, जैसे गणित का ही मान लेते हैं, अपना टेस्ट होता है, तो क्या उसमें नंबर सभी के समान आते हैं? नंबर अलग अलग आते हैं। जैसे एक बच्चे का 0 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, एक का 5 आ रहा है, इस प्रकार आते हैं। तो वो जैसे 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो उन 10 बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वही क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। अब उनको जैसे आए, जैसे रोल नंबर 1 के अपने मान लेते हैं 2 नंबर आए, रोल नंबर 2 के 8 नंबर आ गए, रोल नंबर 3 के 4 नंबर आ गए, 5 के 0 आ गए, 6 का 1 आ गया, 7 का 3 आ गया, 8 का 4 आ गया, 9 का 5 आ गया और 10 का 7 आ गया। मान लेते हैं अपने इस प्रकार है जो नंबर आए हैं बच्चों के। 10 बच्चे थे, ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं गणित के टेस्ट में। ये आंकड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कोई भी अपने जो सिस्टम कंडक्ट हो रहा है उसमें जो चीज प्राप्त हो रही है। जैसे घरों में अपने को पौधे गिनने हैं, इस घर में इतने पौधे, 10 घरों की अपने काउंटिंग कर रहे हैं, तो पहले घर में कितने थे, मान लो 5 पौधे थे, दूसरे में 7 थे, तीसरे में 8 थे, चौथे में 9 थे। इस प्रकार अपने काउंट कर रहे हैं और वो जो लिखते हैं, जो काउंट किया वो लिख लिया। ऐसे आंकड़े अपने पास प्राप्त होते हैं और इनको बोलते हैं क्या, यथावत आंकड़े। क्या बोलते हैं, यथावत आंकड़े, यथावत आंकड़े। यानी जैसे प्राप्त हुए वैसे ही हमने नोट कर लिए। जैसे अगर आपने देखा हो, अब कक्षाएं होती है, बड़ी कक्षाएं हो, जैसे आपकी कक्षा में अगर बच्चे एक रूम में आने वाले जितने ना हो, जैसे 50-60 बच्चे हो जाए, तो क्या करते हैं अपने कि कक्षा को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, पार्ट ए या 10th ए, 10th बी, 10th सी, इस प्रकार बांट देते हैं कक्षा को। तो अब
इसकी जरूरत क्यों पड़ती है माध्य की? जब वो कक्षाएं हैं, अब उनमें अगर तुलना करवानी हो कि कौन सी कक्षा में बच्चे हैं वो होशियार हैं, कौन सी कक्षा में बच्चे हैं वो कमजोर है, तो तुलना कैसे करवाई जाए? टेस्ट लेके क्या हर एक बच्चे के बीच कंपैरिजन कराया जाए, जैसे रोल नंबर 1 के इसमें ज़्यादा है इसमें कम है? वो तो संभव नहीं है। क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। जैसे अपनी दो कक्षाएं बनती है, कक्षा ए बन गई एक, तो एक 10th ए बन गई और एक 10th बी बन गई। अब दोनों में से कौन सी एक्सपर्ट है ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए अपने पास क्या होता है, एक चीज होती है, वो है औसत। फिर टेस्ट ले लिया, उसमें औसत निकाल लेते हैं, कौन सी कक्षा के बच्चों की ज्यादा औसत आ रही है। जिनकी औसत ज्यादा आ रही है वो कक्षा एक्सपर्ट है। जैसे अपने 10 नंबर का टेस्ट था और इधर औसत आ रही है 7.5, और एक ए में 7.5 आ रही है और इधर आ रही है 5 ही, तो कौन सी क्लास में अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं? ए में। सिंपल सी बात है, जिस कक्षा की औसत ज्यादा आई है उसी में होंगे। तो ये चीज किसके माध्यम से की जाती है? सांख्यिकी के माध्यम से, माध्य ज्ञात करके। औसत क्या होती है? माध्य होती है, एवरेज। अब ये आंकड़े आते हैं, जैसे मैंने टेस्ट लिया, इधर 10 बच्चों के नंबर नोट कर लिए। अब ये तो 10 थे, तो अपने इनकी औसत निकाल सकते हैं आसान तरीके से। इनकी औसत निकाल लेंगे, जोड़ देंगे और 10 का भाग दे देंगे, जो अपने सीखते आए। यानी 8 2 10, 7 3 10, 4 4 8 9, इनको टोटल को जोड़ के और जितनी संख्या इनका भाग दे देंगे, औसत आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे प्रत्येक कक्षा में 30-30 बच्चे हैं, 30-30 बच्चे हैं दोनों कक्षाओं में, तो औसत कैसे निकालेंगे? आंकड़े लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, पूरा पेज भर जाएगा, और इधर भी पूरा पेज भर जाएगा। तो अपने पास ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने क्या करें, जो आपने 9th क्लास में सीखा था, क्या इनको आंकड़ों में बदलना, यानी जो ये आंकड़े हैं उनको वर्गीकृत आंकड़ों में बदलना। वो कैसे? जैसे अपने टेस्ट लिया 10 नंबर का, तो एक टेबल बनाई जा सकती है। वो कैसे? जैसे अपने पास क्या है, 10 नंबर का टेस्ट था, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 0 से 10 तक, 0 से 2 नंबर तक आने वाले बच्चे। आप इसे 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5 भी कर सकते हो। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से अधिक। या अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, 10 से 12 का टेबल लेना पड़ेगा, क्यों आपने 9th में सीखा होगा। यहां 0 से 2 वाले में, 0 से 2 वाले में 2 को काउंट नहीं किया जाता, 2 इधर आएगा। 2 से 4 वाले में 4 काउंट नहीं किया जाता, 4 इधर आएगा। जैसे ये आंकड़े अपने इस टेबल में बना के देखते हैं। क्या करते हैं, इस टेबल में अपने ये आंकड़े रख के देखते हैं। बारंबारता, बारंबारता FI, बारंबारता रखते हैं अपने। तो क्या बनेगा, 0 से 2 वाले कितने हैं देख लो, 0 1, और ये 2 आ गया, 2 इसमें आएगा नहीं, 2 आगे वाले में आएगा। तो अपने क्या करते हैं, इसमें क्या 0 और 1, 2 आए तो 2, 0 से 2 वाले कितने हैं, 2। और उसके बाद 2 से 4 में देखते हैं, एक तो 2 और 3, 4 तो आएगा नहीं, तो इसमें भी कितने हैं, 2। 4 से 6 में 1 2 3, 3 है, तो 3। और देखते हैं, उसके बाद 6 से 8 में एक ही है, 7, 1। और 8 से 10 में सिर्फ 1 है। अब 8 से 10 और उससे ऊपर किसी का आया नहीं, 9 10 किसी का आया नहीं। टोटल बच्चे गिन लो कितने हैं, 2 2 4 3 7 2, 9 ही हो रहे हैं ना। एक बच्चा कहाँ गायब हो गया, 2 वाले 1 2 0 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखे हैं हमने। तो एक बच्चा और लिख लेते हैं इसमें, जिसका आया नंबर वालों 9 आए हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। अब अपने पास बच्चे कितने हो रहे टोटल, 10। इन आंकड़ों को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं,
इन आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अब इससे एक मुश्किल काम और बच जाता है, पहले जो अपने 9th में सीख रहे थे ना, अब इनको टेबल बनाना, आंकड़े में बदलना, लेकिन ये कैसे अवर्गीकृत होते हैं। तो अवर्गीकृत में कैसे बदला जाता है, एक सिस्टम में तो लिख लेते हैं कि 1 नंबर कितने बच्चों को आया, 2 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 कितने के आए, 4 कितने के आए, 5 कितने आए, 6, 7, 8, 9 और 10, ये कितने कितने बच्चों के आए, ये अपने लिख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 कितने के आए, अब इसमें 0 वाले भी हैं अपने पास, तो 0 भी लिखना पड़ेगा। 0 कितने का है, 1 के, 1 कितने का, 1 का, 2, 1 के, 3, 1 के, 4, 2 के, 5, 1 के, 6, 0 किसी के नहीं है, 6, 7 एक बच्चे का है, 8 एक बच्चे का है और 9 भी एक बच्चे का है। अब बच्चे काउंट कर लो, 10 हो रहे हैं, 0, ये 10 0 बच्चों का है। ये टेबल, इस टेबल को क्या बोलते हैं, इसको अवर्गीकृत बोलते हैं। लेकिन ये भी क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। अगर इस प्रकार 30-40 बच्चों की बनानी हो, 30-40 बच्चों की टेबल बनानी हो तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, पेज पूरा भर जाएगा। तो ये भी सही नहीं है। ये अपने जिस हिसाब से, अपने को तो आसान काम चाहिए, ये भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे अगर 30 बच्चों की टेबल बनाएंगे तो 0 से लेकर 30 तक काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें क्या है, अपने अगर ज़्यादा बच्चों की बनानी हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 500 बच्चों की अगर बनानी हो तो अपने क्या करेंगे, 0 से 100 ले लेंगे, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, मात्र 5 लाइन में काम खत्म। अपने को तो औसत चाहिए। अब खुद को पता है, जैसे कमजोर और होशियार का अगर अपने को पता करना हो तो पता ही है भी, इससे जो ऊपर आएंगे वो कमजोर में आएंगे, इससे इधर आएंगे वो एक्सपर्ट बच्चे होंगे। ऐसे ही तो पता चलता है कि 0 से 6 के बीच में ज़्यादा है तो वो क्लास क्या है। अब जैसे इस क्लास में क्या है, बच्चे कमजोर ज़्यादा है, 7 बच्चे कमजोर है 10 में से, मतलब 3 ही बच्चे हैं जो एवरेज है। तो औसत तो इससे भी पता चल जाएगी। इधर इधर देखेंगे तो भी 5 से कम वाले, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें एक रो लंबी बन रही है। इससे अपना काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 500 आंकड़े भी अगर अपने को लिखने हो तो भी इसमें आसान हो जाता है। अब ये नंबर अगर एक पेज भरे हुए होते पूरे, तो भी अपने को क्या करना था, सिर्फ काउंट करना था 0 से 100 के बीच में कितने हैं। और ये काम अब अपने 9th में इससे इस तरीके के सवाल करके आए हैं। 10वीं में अपने को ये बना बनाया मिलेगा, सिर्फ अपने को माध्य निकालना है। क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ इनका माध्य ही निकालना है, माध्य, बहुलक और माध्यक। अब माध्य कितने प्रकार से निकलता है और कैसे निकलता है वो देखते हैं। माध्य कैसे निकलता है, माध्य की कितनी विधियां होती है और कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखते हैं अपने। माध्य की 3 विधियां होती है माध्य ज्ञात करने की। अगर अपने बात करें माध्य ज्ञात करने की विधियां, माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां। पहले अपने इस टॉपिक में क्या चीज पढ़ेंगे, अपने 3 चीजें पढ़ेंगे इसमें। एक तो माध्य पढ़ेंगे, और एक बहुलक पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे माध्यक। एकदम आसान टॉपिक है। माध्य क्या माध्यिका, वो एक ही बात है। माध्य क्या माध्यिका, दोनों में से कोई नाम मिल सकता है आपको, माध्य, बहुलक और माध्यिका। पहले अपने बात करते हैं किस पे, माध्य पे। तो माध्य ज्ञात करने के 3 मेथड है। सबसे पहला है, अगर 1 नंबर की मैं बात करूं तो वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है वो जानेंगे अपने। दूसरी है कल्पित माध्य विधि। क्या है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरी है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। अब आप कहोगे भाई साहब इसमें 3 विधियां क्यों बढ़ाई, ये ठीक थी, आ गई एक, अपने को तो माध्य ज्ञात करना होता है, एक से कर लेते, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही बड़ी चली जाती है। जैसे 500 का 525 का गुणा करना काफी बड़ी हो जाती है। तो उसको आसान करने के लिए बनाई कल्पित माध्य विधि। इसमें उसके मुकाबले थोड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन, इसमें भी हालांकि बड़ी रहती है। तो एक विधि और नई बनाई, वो क्या बनाई, पग विचलन विधि। इसमें कैलकुलेशन नाम से 0 है, बिल्कुल आसान बना दी। कैलकुलेशन को
एकदम आसान बना दिया, कैलकुलेशन छोड़ी नहीं, विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना, बस टेबल बनानी है, उसके बाद 1 2 3 से गुणा करना है, ये एकदम आसान है। तो जब भी आप माध्य ज्ञात करो, अपने को आसान मार्ग चलना है, मुश्किल चीज से हमें पंगे लेने ही नहीं, एकदम आसान मार्ग अपने को चलना है। और आसान कौन सा है? ये पग विचलन वाला। तो अगर आपको इस प्रश्नावली में प्रश्न में ऐसा ना कहा जाए कि इस विधि का प्रयोग कीजिए, तब तक आपको कौन सी विधि अपनानी है? पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। इसी विधि का प्रयोग करना है आपको। अब अपने बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है और कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है और पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य को किससे लिखा जाता है? माध्य को लिखा जाता है x के ऊपर बार से, ये माध्य का सिंबल रहता है। और माध्य का प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi। अब fi क्या होता है और xi क्या होता है? fi क्या लिखा था मैंने? बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता। अब आई क्यों लगाया सर? आप ही लगा देते तो ये क्या हो गया? f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये f3 हो गया, इसलिए क्या लगाया? fi लगाया। ये बारंबारता है, इसको क्या लिखते हैं? fi लिखते हैं, और इसके बटा में fi और होता है सिग्मा fi। अब सिग्मा, सिग्मा क्या पंगा है? सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम, यानी जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। ये जैसे सिग्मा fi की मैं बात करूं तो ये 10 है, वो किसका मान है? इन सब का जोड़ है, fi का जोड़ है 10। तो सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम करना, यानी इन सब का जोड़ करना। अब xi की वैल्यू क्या होती है? तो जो ये टेबल हमने बनाई थी, इसी पे बात करते हैं। इसमें पूरी टेबल बना लेते हैं, अपने टोटल जितने मान चाहिए होंगे वो सब लिख लेंगे। पहले ये टेबल अच्छी बनाते हैं। अंक, अंक स्केल देना सर, अंक, और इधर बारंबारता, बारंबारता, इसको क्या लिखते हैं अपने? fi। और अब हमें चाहिए xi। ये कैसे ज्ञात किया जाता है? स्केल नहीं मिल रहा है क्या? देखना सर एक बार स्केल है तो, वरना अपना जो पारंपरिक स्केल है उससे काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? अब हमने क्या बनाई थी टेबल? 0 से 2। ये आसान रहेगी, ये बना लेते अपने सिंपल उदाहरण से, समझेंगे अच्छा होगा। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये रख लेते हैं हमने। और बारंबारता कितनी थी इसमें? 2, फिर 2, फिर 3, और फिर 1, और फिर 2, ये थी। अब xi क्या होता है? xi वाला ये चाहिए हमें, तो ऐसे तो लिखेंगे क्या फिर? तो xi होता है, यहां लिखते हैं xi की टेबल बनाते हैं अपने। xi करना क्या है आपको? पहले तो सिंपल सा सिस्टम बता देता हूं। इन दोनों के जस्ट बीच की संख्या लिखनी है। xi क्या होती है? इन दोनों का मध्य पॉइंट होता है। अब मध्य कैसे निकाला जाता है? एक तो सूत्र होता है इसका, वो क्या? निचला जो वर्ग अंतराल है वो, और ऊपरी। तो 0 और 2, 2/2, यानी जो नीचे वाला है, यानी दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 0 और 2, 2, 2/2 यानी 1। 0 और 2/2, 2/2 यानी 1। तो इन दोनों के मध्य में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, वही क्या होगा? xi होगा। इन दोनों के मध्य में क्या है? अब जहां पे गैप कितना है? 2 का, उतना ही यहां होगा। 2 और 4, 2 गैप है, यहां 2 जोड़ दो 3, यहां 2 जोड़ दो 5, 7 और 9। इनके बीच में देख लो क्या है? 2 और 4 के जस्ट बीच में क्या है? 3, 4 और 6 के 5, 6 और 8 के 7, और 8 और 10 के 9। अब इसमें अगर सूत्र में मान रखना हो अपने को, अगर इस सूत्र से प्रत्यक्ष विधि से अगर इसका अपने को आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सूत्र? अब हमें क्या चाहिए? fi xi हुआ क्या है? गुणा हुआ है, तो इन दोनों गुणा कर लो। तो fi xi का टेबल क्या बन जाएगा अपने पास?
एफ आई एक्स आई का टेबल बन जाएगा, एफ आई एक्स आई का टेबल बन जाएगा अपने पास। इन दोनों का गुणा कर लो, लिख दो एफ आई और एक्स आई का गुणा कर करके, और प्रत्यक्ष माध्य से आंसर आ जाएगा। 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 3 से 6, 5 का गुणा 3 से 15, 7 का गुणा 1 से 7, 9 का गुणा 2 से 18। अब अगर प्रत्यक्ष विधि से करना हो तो सिंपल निकाल लो। हमें चाहिए क्या है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ दो इनको, 18 और 2 20, 20 और 15 35, 35 और 7 42, 42 और 6 48, ये कितना हो जाएगा 48। और ये सिग्मा एफ आई कितना है, ये 10 बच्चों के आंकड़े थे, तो सिग्मा एफ आई कितना है, वो है 10। अब इस सूत्र में मान रख दो, इस सूत्र में मान रख दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 48 है, बटे सिग्मा एफ आई कितना है 10 है, तो माध्य कितना आ जाएगा 4.8। क्या आ जाएगा 4.8। ये था किस विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि से। माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है। अब इसमें कैलकुलेशन मुश्किल कहाँ होती है, मुश्किल जब ये एक्स आई का मान बड़ा आ जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 और 2 था, इनके बीच में आसान सी चीज थी, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, आसान था। लेकिन यहीं पे अगर यहां होता 100 से 150 होता, तो बीच की संख्या क्या होती, 125 होती, मुश्किल थी। फिर इधर 125 का बारंबारता में हो सकता है 7-8 भी हो, 125 का 8 से गुणा, वो भी मुश्किल था। तो अब इसके लिए इससे थोड़ी आसान और वो क्या बना दी, कल्पित माध्य विधि। क्या बना दी, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं हमने, एक्स बार बराबर, इसमें क्या लग जाता है, एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई हर जगह फिक्स रहेगा, बटे वाला। अब सर ए क्या होता है और ये डी आई, एक नया पंगा ले आए आप। सिग्मा एफ आई तक ठीक था, लेकिन ये डी आई और नया ले आए आप। इसमें पहले वाले में तो ठीक था, एक्स आई भी था, लेकिन अब ये डी आई और ले आए। तो ये डी आई कहाँ से आया, क्या होता है डी आई, कैसे ज्ञात किया जाता है, और ए, ये भी एक नया सिस्टम है। तो ये क्या है, अब ए और डी आई दो नई चीज आपके लिए। तो ए होता है क्या, इस विधि का नाम क्या था, कल्पित माध्य। तो ए लिख लो, ए क्या है, ए हो गया कल्पित माध्य, ए हो गया कल्पित माध्य। और डी आई कैसे ज्ञात किया जाता है, डी आई ज्ञात किया जाता है, अब एक्स आई में से जो हमने एक्स आई ज्ञात किया है, इसमें से क्या घटाना है अपने को, कल्पित माध्य, ये ए घटाना है। तो एक्स आई माइनस ए कैसे बनेगा टेबल। अब ये ए कहां से आएगा, बता तो दिया कल्पित माध्य, लेकिन आएगा कहां से ये, तो वो देखते हैं। वो हमें क्या करना है, इसमें मानना है, जो आपको बीच में लग रहा हो वो मान लो, जो भी संख्या बीच में दिख रही हो वो मान लो। और अगर ऐसा हो जाए सर बीच में 6 संख्याएं आ गई, तो बीच की तो कोई संख्या आ ही नहीं रही, 6 आ गई तो दोनों तरफ 3-3 आ रही है, तो कौन सी माने, तो जो दो बीच में पड़ रही है उनमें से कोई सी मान लो, जो आपका मन करे। यहाँ पे तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच में क्या आ रही है 15, तो लिख दो इसमें माना कल्पित माध्य 15 है। अब कैसे करेंगे, ये 15 मानने के बाद अपने को जो दिया है वो डी निकाल लो, और फिर सूत्र में मान रख देना। कैसे, टेबल बनाते हैं डी आई की, डी आई बराबर होता क्या, एक्स आई माइनस ए, यही होता है। लिख लो जो चाहिए वो, 15 एक्स आई कितना माना, ये जो है अपने पास 1 है, सॉरी ये हमने कहाँ मान लिया, ये वाला है एक्स आई, यहाँ एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए हमने को, ये है 5। तो कितना है अपने पास, ए का मान कितना है 5। अब 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, और 9 माइनस 5 4। ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, ऊपर वाले 2 माइनस में आएंगे, नीचे वाले 2
प्लस में आएंगे। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई का डी आई से गुणा कर दो, ये इधर, तो 2 का गुणा -4 से माइनस का एफ आई डी आई निकाल लेते हैं हमने, एफ आई डी आई, -4 का गुणा 2 से माइनस का 8, -2 का गुणा -4 से -2 से -4, 2 का गुणा 1 से, ये 0 तो 0 हो ही गया, 2 का गुणा 1 से 2, 4 का गुणा 2 से 8, तो बचेगा कितना अपने पास। अब जो सूत्र में चाहिए वो निकाल लो, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, यानी इनका जोड़ चाहिए अपने को, -8 + 8 0, -4 + 2 बचेगा क्या, माइनस का 2। सिग्मा एफ आई डी आई का मान -2 आ गया, सिग्मा एफ आई का मान 10 है और ए का मान 5 है। अब सूत्र में रख दो, सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ रखते हैं मान अपने, क्योंकि हमें एक चीज और चाहिए अभी, ये पग विचलन विधि जो सबसे आसान विधि है वो भी समझेंगे। तो -2 और 10 है अपने पास मान, इस सूत्र में रख देते हैं, ए का मान 5 प्लस ए का मान 5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना था, -2, तो -2 बटे वो कितना था 10। अब कितना बन जाएगा ये, -5 में से 5 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 बटे 10, 3 बटे 10, ये आ रहा है 0.3, 0.3, ये कैसे हो गया, ये गलत आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी, पहले भाग देना होगा अपने को, ये ऐसे नहीं होगा, पहले भाग देना होगा बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो पहले भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 प्लस 0.2, और ये किसका है, माइनस का, और 5 में से 0.2 घटाएंगे क्या बचेगा, 4.8, क्या बचेगा 4.8। ये पहले भाग दिया जाता है, आपने गलती की थी वो, पहले नहीं घटा सकते, तो कितना बचेगा 4.8, और वैसे माध्य कितना रहा था 4.8। उत्तर प्रत्येक जगह समान आएगा। अब एक विधि और बचती है, वो कौन सी है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि बचती है, पग विचलन विधि। इस विधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखते हैं अपने, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होता है, x बार, यहां लिख लेते हैं अपने फॉर्मूला पग विचलन विधि का, x बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में आ जाएगा क्या, h। अब इसमें 3 चीजें आ गई नई, यू आई क्या होता है और h क्या होता है, और a तो पहले आ चुका है ना, तो 2 चीजें और नई आ गई, यू आई और h। h होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है, वर्ग अंतराल। जैसे यहां पे कितना अंतराल, 0 से 2 तक 2 का, 2 से 4 2 का, जो अंतर है वही क्या होता है, h का मान होता है। और di कैसे ज्ञात किया जाता है, di ज्ञात करने का, सॉरी h यू आई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप di में h का भाग दे दो, वो होता है, और अगर di अपने को सीधा पग विचलन कर रहे हैं तो di ज्ञात ही नहीं करेंगे अपने, क्यों ज्ञात करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है di से। तो जो xi मानना है ना, ui बराबर क्या होता है, ui बराबर जो आपने xi मानना है, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, लिख देते हैं अपने, ये ज्ञात ही नहीं करना अपने को, अगर सीधा पग विचलन कर रहे हैं, ये अपने प्रश्न करेंगे तो समझ आएगा एकदम अच्छे से आपको, और ये भी ज्ञात नहीं करना अपने को, सीधा इससे ui ज्ञात करेंगे, ui, तो ui बराबर क्या होता है, ui बराबर होता है xi माइनस a बटे h, क्या होता है xi माइनस a बटे h। a इसमें 5 है, तो 1 में से 5 गया, 1 माइनस 5 बटे h कितना है 2, तो -4 बटे 2, या इसका सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है आपको, जो मानना है उसके सीधे में 0 लिखो, ऊपर -1 -2 जहां तक जा रहा है जाते जाओ, और नीचे 1 और 2, बस ये सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही करना है, ये लिख देना, कुछ भी ज्ञात नहीं करना, -1 -2 हमेशा यही आएगा, करके देख लेना चाहिए, और नीचे 1 और 2। अब यू आई सिग्मा यू आई चाहिए अपने को, सॉरी एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई से गुणा करवा दो इसका, 2 का गुणा -2 से -4, 2 का गुणा -1 से -2, 0 से 0, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा -2, और उस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आएगा
सेम। बाकी इन तीनों वीडियो से अपने कल एक प्रश्न को करके देखेंगे, एक ही प्रश्न को तीनों वीडियो से करके देखेंगे, जो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी तीनों विधियां। अब अगर आप बेसिक इसमें से उतारना चाहते हो तो वीडियो के साथ साथ रोक रोक के वीडियो को उतार लो। बाकी अपने ये तीनों विधियां कल वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें एक ही प्रश्न को अपने पहला प्रश्न ही कर लेंगे, जो तीनों वीडियो से कर लेंगे। तीनों विधियां एक ही प्रश्न में लगा के देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कौन सी आसान है। अलग अलग करेंगे तीनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।